अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, लगता है कि तजावुज़ात के ख़ात्मे के लिए शहर के डूबने का इंतज़ार किया जा रहा था। लगता है कि नदी नालों की सफाई के लिए तूफ़ानी बारिशों का इंतज़ार किया जा रहा था। और ये भी लगता है कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बनाने के लिए शहर के मुकम्मल तबाह होने का इंतज़ार किया जा रहा था। और ये भी दुरुस्त है कि शहर की रोशनियां बहाल करने के लिए मुकम्मल अंधेरों का भी इंतजार किया जा रहा था। और ये भी लगता है कि जरदारी और शरीफ खानदान की सियासत को बचाने के लिए कराची को जख्म लगने का इंतजार किया जा रहा था। ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कि तरजीहात के सही तयन के लिए पानी सर से गुजरने का भी इंतजार किया जा रहा था। और ये भी लगता है कि कराची को पैकेज और फंड्स देने के लिए क़यामत खेज बारिश से अरबों रुपए के नुकसानात का भी इंतजार किया जा रहा था। बारिश की तबाहकारियों के बाद कराची में नदी नालों और सरकारी अमलाक पर कायम तजावुज़ात के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट के मुताबिक तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन 3 मकामात पर बैक वक्त शुरू किया गया है। नदी के दोनों तरफ 30 फुट की जगह क्लियर की जाएगी और ऑपरेशन के दौरान पाक फौज, रेंजर्स, पुलिस, सुई गैस और के इलेक्ट्रिक की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के ऐलान पर इलाके के अफराद की जानिब से मुजाहरा किया गया। मुजाहरा करते हुए नाज़िमाबाद और लियाकताबाद के दरमियान जो ट्रैफिक थी उसको मुअत्तल किया गया, जिस पर भी हुकूमत की जानिब से वजाहत की गई कि ऑपरेशन जो है ये कमर्शियल तजावुज़ात के खिलाफ किया जा रहा है, जिसके बाद जो मुजाहिरीन थे वो मुंतशिर हुए। अब सवाल ये है कि आखिर कराची के नालों पर गैर कानूनी घर और कमर्शियल इमारतें बनाने की जो इजाज़त है वो दी क्यों जाती है? वो कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं जो तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के बाद दोबारा इन कब्जा ग्रुपों को इन नालों पर आबाद करने की इजाज़त देती हैं? कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ये कोई पहला ऑपरेशन नहीं है। अक्टूबर 2018 में चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कराची में 15 रोज़ में तजावुज़ात ख़त्म कराने का हुक्म दिया था। फिर नवंबर 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कराची में तजावुज़ात के खिलाफ बिला तातुल कार्रवाई जारी रखने का हुक्म दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर कितना अमल दरामद हुआ, इसका अंदाज़ा हालिया बारिशों तबाहकारियों से बखूबी लगाया जा सकता है। आर्मी चीफ 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंचे। उन्होंने शहर का फ़ज़ाई मुआयना किया। कोर हेडक्वार्टर में आर्मी चीफ को बारिशों से पैदा होने वाली जो सूरत हाल है इस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान का कोई शहर ऐसी कुदरती आफत से नहीं निपट सकता। मसला यहाँ पर वसाइल की अदम दस्तयाबी नहीं बल्कि तरजीहात के सही तयन का है। अब सवाल ये है कि आखिर सिंध हुकूमत की तरजीहात में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, नालों की सफाई, टूटी सड़कों की मुरम्मत, सीवरेज सिस्टम की बेहतरी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बहाली, साफ पानी की बहाली, सेहत की सहूलियात की फराहमी, आखिर ये इनकी तरजीहात में शामिल क्यों नहीं रही ये चीज़ें? आर्मी चीफ को तो कराची का मसला वसाइल की अदम दस्तयाबी लगता ही नहीं है, मगर सिंध हुकूमत का तो वफाक से पहला गिला ही हमेशा ये रहा है और वो है फंड्स की अदम फराहमी। आज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ भी कराची पहुंचे। उन्होंने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। शहबाज शरीफ साहब ने मीडिया से गुफ्तगू में क्या कहा, जरा सुनिए। वफाक ने जो वादा किया था कि हम अरबों रुपए कराची के लिए फंड्स मुहैया करेंगे, वो फंड्स कहाँ हैं? अगर वो फंड्स मुहैया किए गए होते और मिलकर काम किया गया होता और सियासत ना की गई होती मुशावरत के साथ सबको साथ मिलाकर, तो मैं समझता हूँ कि हमें आज ये दिन ना देखने पड़ते। बड़ा हैरान कुन ये चीज़ लगी कि शहबाज शरीफ ने वफाकी हुकूमत पर तो खूब तनकीद की, मगर सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी पर बिल्कुल भी एक लफ्ज़ नहीं उन्होंने बोला। मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने शहबाज शरीफ की क़यादत में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात की। बज़ाहिर जो मुलाकात थी ये मुश्किल के इस घड़ी में कराची के आवाम से इज़हार यकजहती के लिए थी, मगर पीपल्स पार्टी और लीगी क़यादत की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसमें एहसन इकबाल की जानिब से मुलाकात की तफसीलात के बारे में कुछ ये बताया गया, ज़रा देखिए। आज की मुलाकात में जो मौजूदा अपोजिशन जमातों के दरमियान मामूल की मुशावरत है, मुल्की हालात के हवाले से वो भी हुई। और जैसा कि आपको मालूम है कि दोनों जमातों ने फ़ैसला किया कि कल जो रैबर कमेटी का इजलास हो रहा है उसमें शिरकत की जाएगी और इस हुकूमत को घर भेजने के लिए तमाम जमहूरी और आईनी ऑप्शंस पे को बरूए कार लाएं।
अब महसूस कुछ ऐसे हो रहा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को कराची की आवाम की नहीं शायद अपनी सियासत की फ़िक्र है। क्या ये नज़रिया ज़रूरत के तहत जो एक दूसरे के पेट से पैसे निकालने की बातें करते थे, एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बातें करते थे, और आज एक बार फिर से वो मिल बैठे हैं। मैं बात करूँगी, मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब आपका। मज़हर अब्बास साहब, आपने बड़ा ज़बरदस्त कॉलम लिखा आज लावारिस कराची, जिसमें आपने बिल्कुल सही कहा कि इस शहर की तो पिछले 73 सालों से सिर्फ चाइना कटिंग हो रही है। ये भी आपने दुरुस्त कहा कि जब सब सर जोड़कर बैठे तो इस शहर से दहशतगर्दी को ख़त्म किया गया, दहशतगर्दी का सफाया किया गया। सूरत हाल अब भी संगीन है मज़हर अब्बास साहब, इसीलिए आर्मी चीफ कराची के दौरे पर हैं। परसों वज़ीर आज़म साहब जो है ना वो आ रहे हैं कराची के दौरे पर। अब बात यह है कि अगर कराची के मसाइल का हल इन तमाम इदारों की मुश्तरका कोशिशों के साथ ही जुड़ा है, तो अगर पीपल्स पार्टी वालों से बात करें, सिंध की सूबाई हुकूमत से बात करें, तो वो तो बात करते हैं जी हमारे तो आईनी इख्तियारात पर कोई कदगन लगा ही नहीं सकता, ना ये इजाज़त हम विफाक को देंगे और ना ही किसी और इदारे को। तो फिर कैसे सब मिलकर कराची के मसाइल का कोई मुश्तरका हल निकाला जा सकता है? आज भी आईनी इख्तियारात 18वीं तरमीम पर जो है ना वो बहस आकर ख़त्म होती है। शुक्रिया शादिया। देखिए, आपने अपने इब्तिदाइये में बहुत सी बातों का जिक्र किया कराची के हवाले से। एक बात आप भूल गई कि जो पिछले दिनों कैंटोनमेंट बोर्ड के सामने के दफ्तर के सामने 800,000 लोगों ने जो मुजाहरा किया था, और वो अपने ज़ाहिर है वो मुजाहरा किस लिए था, वो बेसिकली जो उनके घरों के सामने पानी खड़ा है, घरों के अंदर पानी आ गया है, उसकी सफाई की बात कर रहे थे, निकासी की बात कर रहे थे। कैंटोनमेंट और DHA वाले जो उनसे टैक्सेस लेते हैं उसकी बात कर रहे थे। आज उन सारे लोगों के ख़िलाफ़ एक FIR काट दी गई है। अब आप मुझे बताएं कि जो लोग एक पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने राइट्स के लिए, यानी जो उनसे टैक्स वसूल किया जाता है उसके बदले में जो कैंटोनमेंट बोर्ड को या DHA को उनको देना चाहिए, उसके बदले में आप उनके खिलाफ FIR कटवा रहे हैं। FIR में क्या दफात लगाई हैं? क्या लगाई हैं FIR? देखिए, दफात क्या, उन्होंने बेसिकली ये कि आपने सरकारी काम में मुदाखलत की, अब लोगों ने अंदर घुसने की, इस तरह की चीज़ें। लेकिन एक FIR काटना उन लोगों के खिलाफ जो आपसे सिर्फ ये डिमांड कर रहे थे कि भाई जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करें, जो आप हमसे टैक्सेस लेते हैं उसके बदले में जो चीज़ें आपको हमें प्रोवाइड करनी चाहिए वो आप नहीं प्रोवाइड कर रहे। आप लोगों के 3-3 दिन तक लाइट्स नहीं है, वो नहीं, और ये पूरे शहर का आलम है। बेहतर होता, मेरे नुक्ता नज़र से बेहतर होता कि आर्मी चीफ फ़ज़ाई के बजाय अगर ज़मीनी दौरा करते तो उन्हें अंदाज़ा होता कि सड़कें किस हद तक टूटी हुई हैं। इसी तरीके से वज़ीर आज़म जब कराची आ रहे हैं तो खुदा के लिए सिर्फ गवर्नर हाउस में बैठ के ब्रीफिंग करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ पैकेज का ऐलान नहीं करें, जाएं, निकलें, सुरजानी टाउन से लेके DHA तक आप दौरा करें, आपको अंदाजा होगा। और अगर बहुत ही अच्छा हो, इमरान खान एक पॉपुलर लीडर है, बहुत अच्छा हो कि अगर आप कम प्रोटोकॉल या बगैर प्रोटोकॉल के जाएं, उन सड़कों पे जाएं जो आपके आने से पहले साफ ना कर दी जाएं, उन सड़कों पे जाएं, उन इलाकों में जाएं, उन पतली गलियों में जाएं, तो आपको अंदाजा होगा कि कितने अजाब में लोग गुजरे। जाएं, सुरजानी टाउन जाएं, नया नाज़िमाबाद जाएं, आप कोरंगी जाएं, कोरंगी क्रॉसिंग पे जाएं, आपको अंदाजा होगा कि जिनकी सूबे में हुकूमत है। बिलावल ने कितने दौरे किए हैं पानी भरी सड़कों के पिछले एक हफ्ते में? उस पे भी मैं आ रहा हूँ। देखिए, वो तो एक बुनियादी लोग है ना जो जिम्मेदार हैं। सिंध हुकूमत जिम्मेदार है, और मादी की जो बल्दिया की हुकूमत थी, सिटी गवर्नमेंट थी, वो जिम्मेदार है। किसी ने अपना काम नहीं किया। अभी आपने कहा कि एंटी इंक्रोचमेंट जो है वालों ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जहां एंटी लगा हो ना, वहां आप समझ लें कि ये बिल्कुल उल्टा होता है। जहां एंटी करप्शन लगा हो तो समझ लें वो डिपार्टमेंट सबसे करप्ट होगा। अब एंटी इंक्रोचमेंट जो ड्राइव शुरू की गई है, ऊपर से सख्ती हुई, इनसे पूछे तो ये इंक्रोचमेंट करवाई किसने है, और ये इंक्रोचमेंट अब तक क्यों नहीं क्लियर करवाई इन्होंने। यानी आप उन लोगों के जरिए ऑपरेशन करवा रहे हैं, उन लोगों के जरिए इस मसले को दोबारा हल करने की, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो या कोई भी हो, जो जिम्मेदार हैं इस चीज के। ये स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, ये जिम्मेदार हैं इस शहर की तबाही के। ये जितने डिपार्टमेंट्स हैं, बिल्कुल, इन डिपार्टमेंट में जितने अफसरान बैठे हैं,
उनको खाते खाते उनके पेट बड़े हो गए हैं लेकिन भरे नहीं हैं अब तक। वो अब भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो। अब भी इस चीज़ का प्रोजेक्ट मज़हर अब्बास साहब, ये बारिश के इस पिछले स्पेल ने जिसने बड़ी मचाई है, आपने हुकूमती मशीनरी को कितना एक्टिव देखा है? देखिए, आज से कुछ साल पहले भी बारिशें हुई थी और बहुत बारिशें हुई थी और उसमें पूरा बाथ आइलैंड डूब गया था, उसमें बहुत से क्लिफ्टन के इलाके डूब गए थे। उसके बाद भी हमने उससे सबक नहीं सीखा। प्रॉब्लम यहाँ हो रही है कि यहाँ आके लोगों को जो है बसा दिया जाता है। बहुत आसान हल है अगर और बहुत मुख्तसर सा अगर वो कर लें, बाकी आप अथॉरिटी बनाएं, वो बुनियादी मसला तो वही है। लेकिन कम से कम आप इस शहर की पहले सड़कें कुशादा करें, इस शहर में कुछ बुनियादी सहूलतें प्रोवाइड करें। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल, इसके लिए पैकेज की जरूरत है, ये दुरुस्त सिमत की जरूरत है, प्रायोरिटी की जरूरत है, जिसकी बात आर्मी चीफ ने किया। पैकेज भी मिल जाएगा, पैसा भी मिल जाएगा, लेकिन बात यह है कि वो पैसा लगेगा नहीं लगेगा, आपकी प्रायोरिटी क्या है? देखिए, प्रायोरिटी सबकी बड़ी फॉल्टी है। सिर्फ एक को वो उसको एड्रेस नहीं करें। देखिए, सबकी प्रायोरिटी, बुनियादी प्रायोरिटी क्या है? पैसा आए और पैसा खाओ। हाँ। पैसा आता है, पैसा खाया जाता है। आप अगर उनकी फाइल्स में देखें, अगर कोई सड़क बनाई जाती है तो उसके साइड में जो नालियां बनानी होती हैं, वो नालियां मैप के अंदर तो होती है, नक्शे के अंदर तो होती हैं, प्रैक्टिकली नहीं होती। जितने आप कराची आए तो आपको अंदाजा होगा कि जितने ब्रिजेस बनाए हैं, जितने अंडरपास बनाए हैं, इसमें 90% अंडरपास और ब्रिजेस जो हैं वो इंतहाई नाकिस हैं। उनकी जो प्लानिंग की गई है वो इंतहाई नाकिस है। उसके अंदर आपको अंदाजा हो जाएगा जो 2 साल 3 साल में सड़कें बनी हैं, उन सड़कें किस तरीके से बननी चाहिए उसका अंदाजा हो जाएगा। लेकिन जब तक आप इसके बुनियादी मसले को एड्रेस नहीं करेंगे, ये चीजें अगेन आप करेंगे, वो चीजें फिर हो जाएंगी। नाले साफ करेंगे, वो दोबारा एनक्रोच्ड हो जाएंगे। अच्छा, एक आखिरी सवाल मज़हर अब्बास साहब, पीपल्स पार्टी और नून लीग का आज एक बार फिर से मिल बैठना, वही बात जो मैंने अपने इंट्रो में करी कि जो लोग एक दूसरे को सड़कों पर घसीटने की बात करते थे, पेट से पैसे निकालने की बात करते थे, नजरिया ज़रूरत के तहत ये बैठे हैं या वाकई ये नून लीग भी तो 5 साल इक़्तिदार में रही है ना, ये पीपल्स पार्टी भी तो 5 साल इक़्तिदार में रही है। आज तो कराची का दर्द ऐसे दिखा रहे हैं कि जैसे सारा कुछ तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में ही हो गया। तो आपको लगता है कि नजरिया ज़रूरत के तहत, अब कोई मुफाहमत के तहत, आपको पता है दोनों पार्टीज़ की लीडरशिप पर केसेस चल रहे हैं, कोई ख़ास मकसद के लिए आज बैठे हैं दोनों पार्टीज़ के लीडर्स? देखिए, शहबाज शरीफ कराची के लिए नहीं आए थे। शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो से मिलने आए थे। शहबाज शरीफ APC के लिए आए थे। ये जो VVIPs आते हैं, ये दरअसल कराची में ट्रांजिट के लिए आते हैं। स्टॉप ओवर होता है कराची, उसके बाद वो वापस चले जाते हैं, चंद घंटे रहते हैं, अपने अपने बड़े बड़े हाउसेस में रहते हैं। चले, आज उन्होंने जाके बल्दिया जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी उसका जिक्र कर लिया, लेकिन आज उनसे दोपहर को जब मुलाकात हुई थी तो मैंने उनसे यही कहा था कि मुस्लिम लीग किधर है। हाँ। यानी कराची में मुस्लिम लीग का बड़ा वोट बैंक था, बड़ा वोट बैंक है, यहाँ से MNAs MPs भी उनके जीतते रहे हैं। तो मुस्लिम लीग आप आज आ गए हैं कराची, जो मुस्लिम लीग पूरी यहाँ उनके मुस्लिम लीग सिंध किधर है, क्या काम कर रहे हैं, आप मेन स्ट्रीम अपने आप को पार्टी कहते हैं। बिल्कुल ये और वो उन्होंने ये एडमिट किया कि जी हाँ, ये मेरी गलती है। लेकिन असल चीज यही है कि देखें, जब हादसा हो जाता है उसके बाद ताज़ियत करने सब पहुंच जाते हैं। ट्रू। जब नॉर्मल चीजें होती हैं, अब बिलावल भुट्टो जो है 18वीं तरमीम का राग अलापते हैं, बिल्कुल 1973 के आइन का राग अलापते हैं। इन सब में जो बुनियादी इंसानी हुकूक की बात की गई है, वो इंसानी हुकूक नहीं प्रोवाइड किए जाए। बिल्कुल सही। जो मकामी हुकूमतों को एम्पावर करने की बात की जाती है, बिल्कुल वहाँ चुप लग जाती है बिलावल भुट्टो को भी और बाकी चले अब देखते हैं कि वज़ीर आज़म परसों कराची के दौरे पर आ रहे हैं, वो क्या ऐलानात करते हैं अब कराची के मसाइल के हल के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। ये बात हकीकत है कि पाकिस्तान में इक़्तिदार की राहदारी जो है ये पंजाब से होकर गुजरती है।
जो पंजाब में हुकूमत बना लेता है, वफाक में भी उसी जमात की हुकूमत को यकीनी समझा जाता है। गुज़श्ता 35 सालों से पंजाब में नून लीग किसी न किसी तरह इक़्तिदार में इन आउट होती रही है। तहरीक इंसाफ हुकूमत से पहले भी 10 साल तक नून लीग मुल्क के सबसे बड़े सूबे की करता धरता रही है। 2018 में पंजाब के अवाम ने तब्दीली को वोट दिया और वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिर एक गैर मारूफ शख्सियत उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला के लिए नामज़द किया। उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला बनाए जाने पर पार्टी के अंदर से भी तनकीद हुई और बाहर से भी तनकीद हुई और फिर वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस बात का बरमला एतराफ़ भी किया। आज पंजाब हुकूमत को इक़्तिदार संभाले 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं। इन 2 सालों में हर 2 महीने के बाद वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की तब्दीली की बातें शुरू हो जाती हैं और वज़ीर आज़म हर बार अपना वोट उस्मान बुज़दार के पलड़े में डालकर सबको खामोश करवा कर वापस चले जाते हैं। आज वज़ीर आज़म के वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार ने अपनी 2 साला कारकर्दगी की रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आला का ये कहना था कि पंजाब हुकूमत 2 साल मेहनत करके ठोस इक़दामात हमने उठाए हैं। 1300 तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। पंजाब हुकूमत की तवज्जो इंसानी तरक्की, तालीम और मईशत की बेहतरी पर मरकूज़ है। हुकूमत की जानिब से जारी कारकर्दगी रिपोर्ट में और भी बहुत से दावे किए गए हैं। ये मेरे पास किताब भी पढ़ी है, पंजाब की तरक्की और खुशहाली के 2 साल बेमिसाल। इसमें काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स लिखे हुए हैं। हर इदारे की हर जो मिनिस्ट्री है उसने अपनी कारकर्दगी के हवाले से बताया हुआ है कि क्या क्या उन्होंने काम किया इन 2 सालों में। बुनियादी सवाल लेकिन आज भी अपनी जगह पर मौजूद है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को पंजाब का वज़ीर आला बनाने का मकसद क्या पंजाब को विफाक से कंट्रोल करना था? तहरीक इंसाफ के लोग इसकी नफ़ी करते हैं, लेकिन अमली तौर पर अगर देखा जाए तो पंजाब में एक पत्ता भी वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर हिलता नहीं है। 2 सालों में शायद ही वज़ीर आज़म का कोई दौरा लाहौर ऐसा हो जिसके बाद पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में कोई बड़ी तब्दीली ना की गई हो, वजारतों में अखाड़ पिछाड़ ना की गई हो। गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर आज़म के चंद घंटे के दौरे लाहौर के बाद पंजाब की आला ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर जो है वो तब्दीलियाँ की गई। पंजाब पुलिस में 20 अफसरान के तबादले और तकर्रियाँ की गई। लाहौर के CCPO को तब्दील किया गया। मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरीज़ को बदला गया। गुज़श्ता 2 सालों में 5 IG पंजाब और 4 चीफ सेक्रेटरीज़ को बदला जा चुका है। सवाल यह है कि 2 साल गुजरने के बाद भी वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ब्यूरोक्रेसी के साथ जो है वो कंफर्टेबल क्यों नहीं हो सके हैं, क्यों कंपैटिबल नहीं हो सके हैं? जबकि पंजाब की तरक्याती मंसूबों के हवाले से अगर हम बात करें तो माली साल 2019-20 में 350 अरब रुपए के तरक्याती बजट में से सिर्फ 167 अरब ही खर्च हो सके। तहरीक इंसाफ ने जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के दावे तो बहुत किए, लेकिन 2 सालों में अभी तक जनूबी पंजाब में सिर्फ एक काबीना का इजलास करवाने और वहाँ पर सेक्रेटेरिएट के काम के अलावा इससे ज़्यादा मामला आगे नहीं बढ़ सका। पंजाब पुलिस में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस तर्ज के इस्लाहात के दावे भी बहुत किए गए, लेकिन जिस नासिर दुरानी ने खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में इस्लाहात मुतारिफ करवाई थी उन्हें पंजाब में वो आज़ादी नहीं मिल सकी, जिसकी वजह से उन्होंने रिज़ाइन किया, इस्तीफ़ा दिया। और वज़ीर आज़म जो इंतखाबात से पहले हर तकरीर में नासिर दुरानी का नाम लेते थे, उन्होंने आज तक उनका नाम भी नहीं लिया। पंजाब हुकूमत गुज़श्ता 2 सालों से मुकम्मल हुई जो ऑरेंज लाइन ट्रेन है इसको भी नहीं चला सकी है। बच्चों की तालीमी इदारों में इनरोलमेंट के लिए भी कोई खातिर खा पॉलिसी नहीं बनाई जा सकी है। लेकिन साथ साथ पंजाब हुकूमत की जानिब से शुरू करदा पनागा मनसूबा कहें, लंगर खाना मनसूबा, एहसास प्रोग्राम, फिर कोरोना को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन हिकमत अमली, यकीनन इन कामों का जो क्रेडिट है ये पंजाब हुकूमत को जाता है और देना भी चाहिए। अब सवाल ये है कि बुज़दार हुकूमत के 2 साल तो गुजर चुके, लेकिन आने वाले 3 साल कैसे होंगे? जो बात वज़ीर आज़म कहते हैं, इमरान खान कहते हैं कि बुज़दार अभी सीख रहा है, तो आइंदा आने वाले 3 सालों में बुज़दार साहब क्या सीखते ही रहेंगे या वाकई मुकम्मल डिलीवर भी कर सकेंगे? मैं बात करूँगी इसी पर। मैंने आज स्टूडियोज़ में दावत दी है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार इरशाद अहमद आरिफ साहब को। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इरशाद साहब, 2 साल हो गए तहरीक इंसाफ की हुकूमत को। अगर विफाक में देखें तो विफाक में इन पर तनकीद होती है इनकी मौशी कारकर्दगी के हवाले से, पंजाब में तनकीद होती है बुज़दार साहब के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर लोग कंपेयर करते हैं बुज़दार साहब को शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। आज जो उन्होंने 2 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट जो दी है, मैं दिखा भी रही थी, इसमें बड़ी हर वजारत के बारे में लिखा हुआ है कि क्या क्या किस वज़ीर ने काम किया। क्या बुज़दार साहब को कंपेयर करना शहबाज शरीफ साहब से कंपेरिजन बनता है? 2-3 वजूहात से नहीं बनता। हाँ। नंबर 1 तो ये है कि शहबाज शरीफ साहब को ये एज हासिल था कि वो जब भी सूबे में वज़ीर आला होते थे, मरकज़ में उनके बड़े भाई वज़ीर आज़म होते थे। सिर्फ एक दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, वरना ये था। और वो जमात में उनकी हैसियत थी वज़ीर आज़म के और पार्टी के सरबराह के भाई की। बुज़दार साहब का ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है,
वो एक MPA के तौर पर आए और जनाब इमरान खान साहब की सवाबदीद पर और खुशनुदी पर वो वज़ीर आला बन के इस बड़े सूबे के, तो उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं बनता। ना बुज़दार साहब कोई करिश्माती शख्सियत हैं, ना उनमें कोई कशिश है शख्सियत के अंदर कि वो अटैक कर सकते हों कारकुन को, ब्यूरोक्रेट्स को, दानिश्वर को। ये तो उनकी खामी है, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब तो जो नैब का केस चल रहा है, करप्शन के इल्ज़ामात भी उन पर लगने शुरू हो गए हैं और उनके इलाके में ये ज़्यादा बातें फैली हुई हैं, अफसोसनाक है। और सबसे बड़ा जो एक मसला है उनके साथ वो ये है कि उनकी जो डिलीवरी ना होना है, गवर्नेंस ना होना है, परफॉर्मेंस जो है, नॉन परफॉर्मेंस जो है, वो इमरान खान को और वफाकी हुकूमत को मुतासर कर रही है। क्योंकि अगर बड़े सूबे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत डिलीवर नहीं करती, उसकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं होती। देखें, हम बुज़दार साहब को या बुज़दार हुकूमत का मुआजना बजाय इसके कि शहबाज शरीफ से करें या माजी की किसी हुकूमत से, हमें इमरान खान के दावों से मुआजना करना पड़ेगा। क्योंकि इमरान खान साहब जब इक़्तिदार में आ रहे थे या जो उन्होंने अवाम से वादे किए थे, वो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं नवाज शरीफ जैसी हुकूमत बनाऊँगा, मैं शहबाज शरीफ जैसा आपको लीडर दूँगा। उन्होंने कहा था कि नया पाकिस्तान बनाएंगे जिसमें दयानत होगी, अमानत होगी, कारकर्दगी होगी, मेरिट होगा, करप्शन से पाक होगा, जिसमें अकरबा परवरी नहीं होगी, दोस्त नवाजी नहीं होगी। तो उनका मुकाबला इन नारों से करना चाहिए। तो वज़ीर-ए-आज़म को इसका इदराक क्यों नहीं है? ग़ालिबन वज़ीर-ए-आज़म की दो मजबूरियाँ मुझे नज़र आती हैं। नंबर 1 तो ये है कि मुतबादिल क्या है तहरीक इंसाफ के अंदर बुज़दार साहब का। 4-5 जो लोग समझे जाते हैं कि ये उम्मीदवार हो सकते हैं, उनका किसी अगर को तो किया नैब ने जाए जकड़ लिया। तो अच्छा, कोई नैब में है, जो अगला आएगा वो भी शायद नैब में हो जाए, पता नहीं। अब हो जाते हैं, लगा दिया जाता है नैब को पीछे। अच्छा, दूसरा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि यहाँ मेजॉरिटी नहीं है तहरीक इंसाफ की। वो बिसाखियों पर खड़ी है, काफ लीग की बिसाखी हैं, कुछ आज़ाद हैं। अब डर जो लगता है, जो जिसका इजहार इमरान खान साहब करें या ना करें, मेरे ख्याल है उनके अंदर एक खौफ समा चुका है या उनको ये बताया जा चुका है कि जिस दिन आपने ये एक ईंट उखड़ी पंजाब गवर्नमेंट की, बुज़दार साहब को आपने हटाया, तो आप अपना नया वज़ीर आला नहीं लगा सकते। और इसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि क्योंकि तहरीक इंसाफ की अपनी मेजॉरिटी तो है नहीं। जो काफ लीग के अरकान हैं, अगर वो पीछे हट जाएं, एक तजर्बा यहाँ हो चुका है ऐसा, वो ये था कि जब मंजूर भुट्टो यहाँ वज़ीर आला थे, बिल्कुल बिल्कुल, वो 18 वोटों के साथ वज़ीर आला बन गए रातों रात। एक वक्त आया कि पीपल्स पार्टी ने, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सोचा कि मेरा अपना वज़ीर आला होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला, क्योंकि अक्सरियत तो उनकी थी, मेजॉरिटी जो सिंगल मेजॉरिटी थी या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो थी वो पीपल्स पार्टी थी। उन्होंने भुट्टो को हटाया और मखदूम अल्ताफ़ उनके उम्मीदवार थे, वोट पूरे नहीं हुए। दरमियान में से आरिफ नकवी साहब जो मुस्लिम लीग के उम्मीदवार थे, वो वज़ीर आला बन के बैठ गए। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर साहब, तज़किया आरिफ साहब मेरे साथ थे। मुझे नाज़रीन प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, 70 साल गुजरने के बावजूद आज भी पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम के बजाय सदारती निज़ाम हुकूमत राइज करने की बहस जो है ना वो जारी है। इसी सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सदारती निज़ाम हुकूमत पर रेफरेंडम करवाने के लिए एक और दरख्वास्त दाखिल की गई है, जिसमें ये कहा गया है कि क्या पाकिस्तानी अवाम मौजूदा जाली पार्लिमानी निज़ाम के ख़िलाफ़ सदारती तर्ज़ हुक्मरानी चाहते हैं। अब सदारती निज़ाम के हामियों का बयानिया ये है कि पार्लिमानी निज़ाम अवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुका है। जमहूरियत के नाम पर जो लोग मुंतखब होकर पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं, वो हलकों, बिरादरियों, सियासी जमातों और ज़ाती मफादात की जो है वो सियासत करते हैं। पार्लिमानी निज़ाम में सियासी हुकूमत को अपनी ही पार्टी और इत्तेहादी जमातों से ब्लैकमेलिंग का भी सामना करना पड़ता है। ये ब्लैकमेलिंग फंड्स पर, इख्तियारात, फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग से लेकर थाने और अपनी मर्जी के पटवारी लगवाने तक जारी रहती है। फिर इसी के नतीजे में एक वज़ीर आज़म को कदम कदम पर समझौता जो है ना वो करना पड़ता है। यही वजह है कि शायद
आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को निज़ाम हुकूमत चलाने के लिए गैर मुंतखब अरकान को काबीना में शामिल करना पड़ा है, जिनकी तादाद ज़्यादा है, जिस पर उन्हें काफ़ी तनकीद का भी सामना करना पड़ता है। जबकि सदारती निज़ाम में सदर बराह रास्त आवाम के वोटों से मुंतखब होता है। सदर अपनी मर्जी से मौजूद तरीन अफराद को अपनी कैबिनेट में शामिल करता है और इन्हें माहिरीन की वजह से हुकूमत की कारकर्दगी ज़ाहिर है बेहतर होती है। हुकूमती अखराजात भी काबू में रहते हैं। सियासी तज्ज़ियाकारों के नज़दीक पाकिस्तान में जनरल अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत के दौर में सदारती निज़ाम हुकूमत का तजुर्बा किया गया। ये तजुर्बा पाकिस्तान में एक तबके के नज़दीक सनत इनकलाब लेकर आया, ज़र इस्लाहात, IT इनकलाब के साथ साथ बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम का बाइस भी बना। जबकि दूसरा तबका इन अदवार को पाकिस्तान के सियासी, जमहूरी और मुआशी निज़ाम की तबाही करार देता है। इस तबके के नज़दीक बल्दियाती इदारे कायम करके आमिरों ने पार्लियामेंट के रोल को ही ख़त्म कर दिया है। जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने सदारती निज़ाम के बारे में आज बात की, ज़रा सुनिए। 1973 के आइन में बहुत वाज़े तौर पे तहरीर किया गया है कि पाकिस्तान का सियासी ढांचा वफाकी पार्लिमानी तर्ज जमहूरियत होगा। इस मुल्क के अंदर सदारती निज़ाम कोई नया तजुर्बा नहीं है। 35 साल से ज़्यादा तो सदर इस मुल्क के अंदर बैठे रहे हैं। तो सदारती निज़ाम ने पाकिस्तान को क्या डिविडेंड दिया? मुल्क कमज़ोर कर दिया, छोटे सूबों में एहसास महरूमी पैदा की। तो हम समझते हैं कि अब 72 साल के बाद पाकिस्तान में तजुर्बों की ज़रूरत नहीं है। मगर दुख की बात तो आज ये है कि जमहूरी दौरे हुकूमत में आज शहर डूब रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, कचरे के ढेर लगे हैं। मगर शहर कराची का मेयर ये कहता है कि मेरे पास इख्तियार नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध में हल्का बंदियों का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। अब अहम सवाल ये है कि क्या बल्दियाती नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाने के लिए वो कानून साजी कर ली गई है जिसके ज़रिए आवाम को रिलीफ मिलना है? निज़ाम पार्लिमानी हो या सदारती, मगर अहम बात यह है कि फैसले मेरिट और इंसाफ पर मबनी होने चाहिए। जब तक स्टाइल ऑफ गवर्नेंस तब्दील नहीं होगा कोई भी निज़ाम कामयाब नहीं हो सकता। मैं बात करूंगी इसी पर। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया साबिर आपका। साबिर, आप भी जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत हो, नून लीग का हो या आज तहरीक इंसाफ का, जब भी किसी हुकूमत की ख़राब कारकर्दगी पर बात होती है तो पार्लिमानी जो निज़ाम है इस पर सवालात उठने लगते हैं, सदारती निज़ाम पर बहस जो है ना वो उठने लगती है। अब आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई है। KP के गवर्नर ने आप ही के प्रोग्राम में इसकी बड़ी तारीफ़ की और इस सिस्टम को बड़ा सपोर्ट किया, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को। क्या टाइमिंग अहम है? ये जो एक दफ़ा फिर इस मौजू को छेड़ा गया है, क्या वाकई ज़रूरत है सदारती निज़ाम इस हमारे सिस्टम के लिए? अच्छा देखिए, एक बात तो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़, वो ये डराती हैं सदारती निज़ाम से ये कह के अयूब खान सदर रहे, परवेज़ मुशर्रफ रहे, ज़ियाउल हक साहब रहे। तो बात यह है कि ये थे मिलिट्री डिक्टेटर, ये ना सदारती निज़ाम था ना पार्लिमान था, ये तो मार्शल का दौर था। और मार्शल दौरे हुकूमत में और भी बहुत सारी कबाहतें होती हैं और उन कबाहतों को आप किसी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आपने सदारती निज़ाम देखना है तो अमेरिका का देखें, फ्रांस का देखें, रूस का देखें, तुर्की का देखें। ये हमारे सामने मॉडल मौजूद हैं जहाँ पे सदारती निज़ाम है और लोगों ने तब्दील किया अपने पार्लिमान को सदारती निज़ाम पे लेके गए और वहाँ पे ये सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं, स्टेबिलिटी है। और दूसरी बात, फिर इधर आ जाएं, ये बात भी आपने बिल्कुल सही कही कि कोई भी चीज़ आज खुद अच्छी या बुरी नहीं होती, उसका इस्तेमाल जो है वो उसको अच्छा या बुरा बनाता है। सही। पार्लिमानी निज़ाम हो या सदारती निज़ाम, देखना यह है कि ऊपर बैठा कौन है, जो लीडरशिप आएगी वो क्या सोचेगी, उसकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी। क्या उनकी प्रायोरिटीज़ अगर माल बनाना है, तिजारत करना है, अपने कारोबार को बढ़ाना है, तो वो खा पार्लिमानी हो या सदारती, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए एक बात तो ये थी। तीसरी ये है कि क्या सदारती निज़ाम पे या निज़ाम की तब्दीली पे बहस करना, बात करना, क्या शजर ममनुआ है? अगर 22-23 तरमीम हो सकती हैं, 18वीं तरमीम के ज़रिए पूरे का पूरा आइन तब्दील किया जा सकता है, तो फिर क्या अमर माने है कि अगर ये एक आइन 1973 का आइन है, उसमें एक आर्टिकल 48 है, उसका सब आर्टिकल 6 है, वो ये आपको राह दिखा रहा है कि जब भी कोई इम्पोर्टेंट इशू हो जिस पे वज़ीर आज़म सोचें, वो जाएं पार्लिमान में कि जनाब ये एक इशू है,
इस पे रेफरेंडम करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। अगर पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन आपको ये इजाज़त दे देता है, वहाँ पे भी अवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही बैठे हैं, यही पीपल्स पार्टी, यही मुस्लिम लीग नवाज, मौलाना फजलुर रहमान, PTI, तमाम MQM, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, उन्होंने एक सिंपल मेजॉरिटी शो करनी है। अगर वो करारदाद उसके हक में पास हो जाती है तो फिर वही पार्लियामान इंतज़ाम करेगा रेफरेंडम करवाने का। रेफरेंडम में सवाल पूछा जाएगा हाँ या ना के बारे में कि क्या आप फलां चीज़ लेकिन चाहते सवाल हैं ये या है नहीं क्या ये चाहते। पार्लियामेंट की भी या नहीं, ये पार्लियामेंट क्या ये चाहती भी है कि नहीं, आज का सियासतदान ये चाहता है या नहीं? तो असल मसला यही है कि सियासतदान जो है इस वक्त जो दो जमातें हैं इस वक्त की, 2 पार्टी सिस्टम था, तीसरी तो आ गई दरमियान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो वो समझते हैं कि शायद ये हमारे लिए किया जा रहा है, वही समझते हैं कि शायद हमें नुकसान न पहुंचे, हमारी लीडरशिप को, हमारा वोट बैंक खराब ना हो जाए, वो ये सोचते हैं। जबकि ये तो एक जाहिर है बात हो रही है कि पार्लियामान ने फैसला करना है, अवाम ने फैसला करना है, और दूसरा यह है कि अगर तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के नतीजे में कोई डिक्टेटरशिप मुसल्लत की जा रही है, वो जाहिर है उसको कौन सपोर्ट करेगा। जब अवाम में ही जाना है तो उसमें कैंपेन चलेगी, और अगर कैंपेन चलेगी तो दोनों नैरेटिव उसमें मौका मिलेगा दोनों को कि जनाब आएँ, आप फैसला करें, अवाम को कायल करें। तो अगर अवाम उसके हक में फैसला करते हैं तब भी, नहीं करते तब भी, वो अवाम का फैसला होगा। और रेफरेंडम यही तरीका बरतानिया ने इख्तियार किया जब ब्रेक्जिट का इशू था, तो उसमें भी रेफरेंडम हुआ, अवाम के पास गए, उन्होंने फैसला दिया, उस पर अमल हो गया। तो ये चीज़ है। असल मसला ये है कि फिर ये है कि हमारे यहाँ इस वक्त पाकिस्तान में, या आप हम सब देख रहे हैं पाकिस्तान में जी इस वक्त 3 तरह के निज़ाम चल रहे हैं। एक है ऐवान सदर और नीचे उसके गवर्नर्स बैठे हैं, फिर एक है वज़ीर आज़म और उसके नीचे सूबाई असम्बलियाँ मौजूद हैं और पार्लियामान मौजूद है, सूबाई असम्बलियाँ मौजूद हैं। गवर्नर्स हाउसेस अलहदा चल रहे हैं और पार्लियामान जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वो अलहदा चल रही हैं, CM हाउस अलहदा। फिर एक और तीसरा निज़ाम है, वो है बल्दियाती बल्दियाती निज़ाम, जो बुनियादी जमहूरियतें कहा जाता है, लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। अब ये इन तीनों की आपस में लड़ाई होती रहती है। बहुत शुक्रिया काफ़ी तज्जियाकार साबिर शाकिर साहब हमारे साथ हैं। नाज़िम, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, इंकशाफ हुआ है कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 27 के तहत वफाकी हुकूमत ने सिविल सर्विस में सिंध को हासिल जो शहरी और देही कोटा था इसकी मुद्दत ख़त्म कर दी है। ज़राए का ये दावा है कि ये फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरबराही में मुनक़िद एक आला सतह के इजलास में हुआ, जिसमें वफाकी वज़रा ने सिंध में शहरी और देही कोटे में तोसी की मुखालिफत की। इस इजलास में शामिल वफाकी वज़रा का ये मौक़िफ़ था कि जाली डोमिसाइल के ज़रिए सिंध के शहरी कोटे पर बहुत से अफराद सिविल सर्विस का हिस्सा बन चुके हैं और कोटे की वजह से बहुत से अहल तरीन उम्मीदवार जो थे वो सिविल सर्विस ज्वाइन करने की वजह से कासिर है। इजलास में अरकान की जानिब से ये मौक़िफ़ भी अपनाया गया कि सिंध के देही इलाकों में ख्वानदगी का जो तनासुब है और म्यार तालीम है अब ये बेहतर हो चुका है, लिहाजा सिविल सर्विस में देही और शहरी कोटे को ख़त्म किया जाए और सिविल सर्विस में मुलाजमतें अब मेरिट पर दी जाएँ। ज़राए का ये भी दावा है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के वज़रा ने भी वज़ीर-ए-आज़म से साबका फाटा और जनूबी पंजाब के लिए सिविल सर्विस में कोटा मुख्तस करने का मुतालिबा किया है। दूसरी जानिब ज़राए ने यह दावा किया है कि वफाकी काबीना के इजलास की बजाय समरी सर्कुलेशन के जरिए अहम तरीन फैसलों की मंजूरी लेने पर वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक शीनी मज़ारी ने इस पर सवालात उठाए हैं और ये इंकशाफ हुआ है कि वफाकी वज़रा बहुत से उमूर से मुतालिक समरी पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात लिखते हैं, लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ात नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं और काबीना डिवीज़न इन वज़रा को हतमी जो फैसला होता है उससे भी लाइल रखा जाता है। उनको सर्कुलेशन के जरिए समरियों की मंजूरी के दौरान काबीना अरकान का जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं इन लोगों के, इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है, मैं बात करूंगी। मुझे इस्लामाबाद की ब्यूरो चीफ सुहेल इकबाल भट्टी ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सुहेल, जो ये बताइएगा अभी जो सिंध के शहरी और देही इलाकों में कोटा जो ख़त्म किया गया है सिविल सर्विस मुलाजमीन का, क्या इस फैसले की वजह यही है कि जाली डोमिसाइल्स के जरिए सरकारी मुलाजमतें जो देने का एक बहुत बड़ा स्कैंडल आया, आज तक इस पर बड़ी तनकीद होती है सिंध हुकूमत पर, क्या यही स्कैंडल इस फैसले की वजह बना जो किया गया?
शाजी, ये मसला बुनियादी तौर पर यह है कि सिंध के दही इलाकों में बिलखसूस जो शराखानदगी और तलीमी म्यार वो पसमानदगी का शिकार रहा है। ये एक दरीना एक मसला है। इसी वजह से मरहूम जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 में ये फ़ैसला किया था कि सिविल सर्विस के अंदर जो दही सिंध है उसका अलग से कोटा होगा। जो सिंध का ओवरऑल कोटा है उसमें से 60% जो कोटा है वो सिंध का होगा, ताकि जो सिंध के दही इलाके हैं जिसमें कराची, हैदराबाद और सक्खर का शुमार नहीं होता, इसके अलावा जितने अजला हैं, जितनी तहसीलें हैं, उन तमाम का शुमार जो सिंध के दही इलाकों में किया गया। सिविल सर्वेंट की जो उस वक्त रूल्स बने, जो प्रैक्टिस हुई, उसके अंदर उनको डिफ़ाइन किया गया और उसके मुताबिक वो सिविल सर्विस में आते रहे। लेकिन इसके साथ साथ जो शहरी इलाके थे, कराची, हैदराबाद और सक्खर, उनके जाली डोमिसाइल बनते रहे। बाहर से लोग गए, वहाँ पे जाली डोमिसाइल आसानी से बना, सिंध का कोटा अवेल करते हुए शहरी इलाकों का वो सिविल सर्विस का हिस्सा बने। लेकिन अब इसकी जो मुद्दत थी वो इस बात का इंकशाफ हुआ है उन डॉक्यूमेंट्स में जो यूनाइटेड नेशन को मसूल हुए हैं, जिसमें पता चला है कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 27(1) के तहत इसकी मुद्दत 40 साल थी, जो कि 2013 में पूरी हो चुकी। इनके 2013 के बाद जो जिस कोटे के तहत सिंध के वो शहरी इलाकों के लोग हों या दही इलाकों के लोग जिन्होंने सिविल सर्विस कोटा के तहत ज्वाइन की, उस कोटे के तहत उसको कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं था और ना ही आज उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। 40 साल की मुद्दत पूरी हो चुकी है और उसके अंदर कोई एक्सटेंशन नहीं हुई। माजी की हुकूमतों ने उसको काम चलाए रखा इस तरीके के साथ ही। लेकिन अब ये मामला पहुंचा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की सरबराही में मुनक्किद होने वाला आला सतही इजलास में, जहाँ पे असद उमर साहब ने और कुछ दीगर वुज़रा ने इस मामले को टेकअप किया कि कुछ वुज़रा का यह मुतालबा था कि अब इस प्रैक्टिस को ख़त्म होना चाहिए। अगर आपने इसको कंटिन्यू रखना है तो फिर पंजाब का जो जनूबी पंजाब का इलाके हैं, इजला हैं, वो भी तलीमी वहाँ म्यार बहुत कम है, उनके लिए भी मखसूस कोटा होना चाहिए। इसी तरह जो खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके हैं उनके लिए भी कोटा मुख्तस किया जाए। तो ज़रा ये कहते हैं कि वहाँ पर बड़ी डिबेट हुई और अरकान का पुरजोर मुतालबा था कि इस कोटे को, सिंध के कोटे को आप ख़त्म करें। जो तफरीक है, कह रहे हैं कि सिंध का कोटा खत्म हो, लेकिन जनूबी पंजाब के एपीके के जो वुज़रा है वो कह रहे हैं कि उनके जो दही इलाके हैं वहाँ पर इस कोटे को रखा जाए। वहाँ का जो ख्वानगी का म्यार है वो कम है। अगर ये फैसला हो जाता है सिंध के हवाले से, अगर मैं पूछूं, तो ज़ाहिर है इससे फिर मेरिट पर जो लोग होंगे वो आगे आएंगे। जाली डोमिसाइल्स के जरिए जो लोग आते थे, जो उसके बाद फिर जो काबिल लोग होते थे जिनका हक बनता था, वो अपने हक से महरूम हो जाते थे। फैसला तो अच्छा है अगर ये इंप्लीमेंट हो जाए तो। लेकिन आप बिल्कुल बजा कह रही हैं, लेकिन वफाकी हुकूमत इसको इम्प्लीमेंट करने के मूड में नहीं है। क्योंकि जब ये इस बहस का आगाज़ हुआ, जब ये रिपोर्ट पेश की गई, तो कुछ अरकान का ये ख्याल था और प्राइम मिनिस्टर का भी कि अब ये मुनासिब मौका नहीं है कि इस मौके के ऊपर हम ऐसी बहस को तवील तवालत दें और कोई ऐसा फैसला करें जिससे उनके लिए मुश्किलात पैदा हो। हुकूमत ये समझती है कि इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि अगर सिंध से मुतल्लिक ऐसा फैसला करते हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा आइंदा आने वाले इंतखाबात में। डिटेल डिस्कशन हुई है, आईनी मुद्दत खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद डंग टपाओ पॉलिसी का अगर हम बात करें तो एक मौजू लफ्ज होगा। हुकूमत चाहती है कि इसी तरीके से ये काम चलता रहे, ये स्टेटस को बरकरार रहे, ताकि आइंदा इलेक्शन में हुकूमत को उसका खमियाजा ना भुगतना पड़े, हुकूमत को इस फैसले की कीमत ना चुकानी पड़े। क्योंकि अगर सिंध के लोग बहुत ज़्यादा टची हैं इस मामले के अंदर, अगर उन्हें यह पता चला कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने उस मामले को, जिससे तो कराची से वोट बैंक कम हो जाएगा, जाहिर है इनका वोट बैंक मुतासिर होगा। हाँ, जाहिर है उनका वोट बैंक मुतासिर होगा। अच्छा, सर्कुलेशन के जरिए समरी मंजूर करवाने पर क्या तहफ़्फ़ुज़ात थे शीरी मज़ारी साहिबा के, उनके क्या इस पर एतराज़ात हैं? देखिए, ये एक रूल्स ऑफ बिजनेस में अगरचा एक प्रोविजन है, लेकिन हमें जो एक रिपोर्ट मौसूल है उसके मुताबिक शीरी मज़ारी साहबा ने इस मामले को टेकअप किया है कि वो समरियाँ जो वफाकी काबीना के इजलास में पेश नहीं की जाती बल्कि वुज़रा को उनके दफातर में, घरों में भेजी जाती हैं और एक रस्मी सा प्रोसेस मुकम्मल करने के बाद उसको अप्रूव कंसीडर किया जाता है। तो शीरी मज़ारी साहबा ने कहा कि बहुत समरियों के ऊपर हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात लिख के भेजते हैं, लेकिन हमें नहीं बताया जाता सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न की जानिब से कि वो उन तहफ़्फ़ुज़ात को क्या फ़ैसला हुआ, क्या उन तहफ़्फ़ुज़ात को फ़ैसले के अंदर मलहूज़े खातिर रखा गया या उनको उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया है। तो इस मामले को क्लियर करना चाहिए। इस मामले को उन्होंने काबीना इजलास के में उठाया बड़े पुरजोर तरीके के साथ। अच्छा। तो वहां पर सेक्रेटरी कैबिनेट ने उन्हें बताया कि बहुत से ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात जो सर्कुलेशन के जरिए समरी के ऊपर अरकान लिखते हैं, प्राइम मिनिस्टर उन तहफ़्फ़ुज़ात को ओवर रूल कर देते हैं। तो ये एक बड़ी अचंभे की बात थी कि आप एक मामले को काबीना इजलास के सामने नहीं लाते, तमाम अरकान की राय नहीं आती और जो अरकान तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं उसको प्राइम मिनिस्टर रिमूव कर देते हैं, उड़ा देते हैं।
तो अब उसके ऊपर भी उन्होंने कहा जी कि आप हमें फैसले से आगाह करेंगे। प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्शन दिए कि आप तमाम अरकान को जो सर्कुलेशन के जरिए से समरी मंजूर होंगी तो आप उनको उनकी उनसे मुतल्लिक आगाही देंगे। जैसे रिसेंटली एक समरी मंजूर करवाई गई, अपने नाज़रीन को बताते जाए, आने वाले दिनों की एक बड़ी खबर होगी कि 2018 के अरकान पार्लियामेंट के जो असासे थे उसकी टैक्स डायरेक्टिव छापने का फैसला हुआ है। समरी की सर्कुलेशन के जरिए से वफाकी कबीना से मंजूरी हासिल कर ली गई है। लेकिन कबीना, बहुत से कबीना अरकान को इस बात का पता नहीं है। आने वाले चंद दिनों में ये एक बड़ी खबर होगी। तो इस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे जो शीरी मिज़ारी और दीगर अरकान ने टेकअप किए। प्राइम मिनिस्टर ने अब डायरेक्शन दी है कि कबीना डिवीजन तमाम अरकान को बताया करे सर्कुलेशन के जरिए जो समरी मंजूर होती है कि उसके ऊपर हतमी फैसला क्या हुआ है, क्या हुआ है और क्या है उसके बारे में बताया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी आपका। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।